नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के करंट अफेयर में। और आज हम द हिंदू का कवर कर रहे हैं 8 जुलाई का। ये 8 जुलाई का द हिंदू है। और कल का जो है हमने द हिंदू कवर नहीं कर पाए थे, 7 तारीख का। बाकी हमने 4 से 5 तारीख का कवर करा था, तो उसका नहीं हो पाया। लेकिन आज इसका हम कवर कर रहे हैं 8 जुलाई का। और ये इसका फ्रंट पेज है द हिंदू का। इसमें इंपॉर्टेंट खबर क्या है वो देखेंगे, और ये इसका आधा जो है बचा हुआ कवर है वो देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो कल ब्रिटेन से आई। आपको पता ही था, जो पीएम है जो वहाँ के बोरिस जॉनसन, वो करने ही वाले थे रिज़ाइन, और फाइनली उन्होंने रिज़ाइन कल कर दिया है अपनी खुद की पार्टी के दबाव में आकर। अभी इसका क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगी कि ब्रिटेन में चल क्या रहा है दोस्तों फिलहाल में अभी। और पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आई है कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको रिज़ाइन के लिए दबाव आया था उनकी पार्टी द्वारा। और अभी हाल ही में जो उनके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हुआ था दोस्तों, जो तो बड़ी मुश्किल से वो साबित करके बच गए थे। मेजोरिटी थी क्योंकि उनकी पार्टी के पास, तो बच गए थे। लेकिन अब उनकी खुद की पार्टी यहाँ पर जो है इनका विरोध कर रही थी दोस्तों। तो ये क्या क्या था इसको हम देखेंगे पूरा डीप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी ने कल बनारस में एक समिट होस्ट करी, जिसके बारे में बात करेंगे साइड में। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही है, इसको मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको पढ़ेंगे जरूर, क्या के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मणिपुर में जो तमिल लोग हैं ना, उनके बारे में दोस्तों, क्या कल वहाँ पे 2 एक हत्या हो गई दोस्तों, उसकी रिपोर्ट है। और साथ साथ में यहाँ पर जो है G20 समिट जो नवंबर में होने वाली है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो इसको भी एक देखेंगे। और सेकंड पेज में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सेकंड पेज में तो बस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ये मानसून के बारे में एक स्टडी है, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। ये स्टडी दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की स्टडी है, उसने यहाँ पर क्या बताया उसको देखेंगे। और बाकी तो ये जो टीवी एंकर है दोस्तों जी न्यूज़ के, उनकी पिटीशन आज हियर होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए दी थी मेनली, कि उनके जो अलग अलग स्टेट में जो केस हुए उससे उनको रिलीफ मिले। और इसके अलावा यहाँ पे जो जुबेर है, जो RT न्यूज़ के संस्था को फाउंडर है, उनके बारे में उनकी भी आज जो है अपील, जो कि लिबर्टी और प्रोटेक्शन के लिए जो उनको डेथ थ्रेट्स के जो मिल रहे हैं धमकियाँ, उनके बारे में उनको सेफ्टी के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये तृणमूल कांग्रेस के 3 जो है नेता, उनको वेस्ट बंगाल में मार दिया गया, उसके बारे में। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे लंदन के बारे में, यानी ब्रिटेन यूके के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने समझा होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अभी एक इंपॉर्टेंट नाम सामने आ रहा है, ऋषि शंकर। ऋषि शंकर कौन है दोस्तों? तो ऋषि शंकर 2019 में जब बोरिस जॉनसन की पार्टी, यानी देखिए मेनली लंदन में 2 पार्टी काम करती है। जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टी, लेकिन इंपॉर्टेंट वहाँ पे 2 पार्टी, कंजर्वेटिव और अपने कंजर्वेटिव पार्टी, और एक पार्टी दोस्तों लेबर पार्टी। तो अभी फिलहाल में यही दोनों सरकार बनाती है आमतौर पे। अभी आपको मालूम 2019 में जब चुनाव हुए थे दोस्तों, तो कंजर्वेटिव पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि वो ब्रिटेन को यूरोप से अलग कर लेगी, यूरोपियन यूनियन से अलग कर लेगी, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिक एक्सिट कर देगी, जो ब्रिटेन का यूरोप से यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर देगी। और ये वहाँ की जनता इनकी मांग थी। तो इस मांग के थ्रू दोस्तों जो कंजर्वेटिव पार्टी काफ़ी बड़ी बहुमत से 2019 के जो चुनाव में आती है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल चुनाव में जीती थी। और अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पार्लियामेंट की, वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर मेनली 2 मतलब पार्लियामेंट है, आपको मालूम है, जैसे हमारे राज्यसभा पे लोकसभा, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी जो है अपने 680 जो टोटल सीट में से 300 समथिंग प्लस वहाँ मेजोरिटी से सरकार बनाती है। और ऐसा लगता था कि बोरिस जॉनसन मतलब अपना जो 5 साल का कार्यकाल है वो बिल्कुल ईजिली निकाल लेंगे, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे, और उनकी काफ़ी सारे जो है करप्शन के आरोप लगे, ठीक है। तो उनकी स्थिति थोड़ी खराब होती गई। उसके बाद काफ़ी सारे बार उनको अपने आप को साबित करना पड़ा अपने पार्लियामेंट में। लेकिन आखिरकार दोस्तों जो है बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल ये आया है कि इनकी पार्टी से ही जो भी बनेगा, अभी जो पीएम बनेगा, और पार्टी में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी वजह से ये हुआ है, तो आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, ऋषि शंकर। तो ये ऋषि शंकर कौन है दोस्तों? तो अगर आपने अपने इंडिया में इन्फोसिस कंपनी सुनी होगी, तो उसके फाउंडर है दोस्तों, उसके फाउंडर है ठीक है, RS न्यायमूर्ति, ठीक है। उनके ये दामाद है दोस्तों, उनके सनी लियोनी ऋषि शंकर, जो कि 2019 में ही दोस्तों जब ये पार्टी आई थी दोस्तों, तो उनके साथ ही उनको वित्त मंत्री बनाया गया था ऋषि शंकर को बोरिस जॉनसन की पार्टी में। और साथ साथ में दोस्तों और भी दूसरे जो लोग हैं, ऋषि शंकर ने दोस्तों कल परसों ही मतलब रिटायरमेंट मतलब रिजाइन दिया उनकी पार्टी के दोस्तों। अभी फिलहाल तक की अगर बात करूँ अभी तक की, तो 60 से ज़्यादा लोग जो मंत्रियों ने जो है इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि इनकी पार्टी में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जब तक जो है बोरिस जॉनसन अभी फिलहाल में पद पर रहेंगे, कार्यवाहक पद पर, ठीक है। तो ऋषि शंकर की बात करें तो ये वित्त मंत्री थे, इन्हें रिजाइन दिया। इसके बाद इनके हेल्थ मिनिस्टर, उन्हें भी रिजाइन दिया, और लगातार झड़ी लग गई। उसके बाद फाइनली कल जो है बड़ी मुश्किल से बोरिस जॉनसन ने रिजाइन दिया। अभी डिसाइड होगा कि कौन बनेगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी फिलहाल में अभी है दोस्तों, ठीक है। इसी के जो है लोगों ने जो है बनेंगे दोस्तों, जो भी आगे जाके। तो अभी ज़्यादातर जो नाम सामने आ रहा है दोस्तों, तो आ रहा है एक महिला के वहाँ पर, जिनका नाम है लीज ट्रस्ट, जो कि 46 की फॉरेन सेक्रेटरी रही है, इनका नाम सामने आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो नाम सामने आ रहा है दोस्तों, ऋषि शंकर आ रहा है, जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर दोस्तों जो कि रहे थे। इसके अलावा नादिम जावरी, ठीक है। नादिम जावरी कौन थे दोस्तों? जब आपके जो ऋषि शंकर उन्होंने रिजाइन लिया था, तो उसके बाद इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। साजिद जाविद, इन्होंने भी जस्ट ऋषि शंकर के बाद रिजाइन लिया था, तो ये हेल्थ मिनिस्टर सेक्रेटरी रहे वहाँ पर। इसके अलावा 4-5 नाम हुए दोस्तों। तो इन्हीं 6 जनों में दोस्तों डिसाइड होगा कि कौन आगे जाके वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए बेसिकली अक्टूबर तक समय लगेगा, और एक मेथड के थ्रू मतलब वोटिंग के थ्रू होगा। जिसको कम वोट मिलेगा वो छठा जाएगा, और आखिरी में 2 जने बचेंगे, उनमें से जो वोटिंग होगी वो डिसाइड करेगा कि उनको जो ज़्यादा वोट आएगा वो डिसाइड होगा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ये पूरी तरह से मेनली बोरिस जॉनसन पे कई आरोप लगे दोस्तों। बोरिस जॉनसन का काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल रहा है मतलब ब्रिटेन की समय पे दोस्तों। एज अ पीएम 2004 में इलेक्ट हुए थे दोस्तों ये, ठीक है। मिचेल हॉवर्ड की जब सरकार थी और पोजीशन में। इसके अलावा 2008 और 16 में 2 बार मेयर भी रहे लंदन के दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनका जो कैंपेन था दोस्तों, जो वाक्य था दोस्तों, ब्रिटेन एग्जिट करना, ब्रेक्जिट करना, वो इनका रोल रहा। इसके अलावा आप देखोगे तो इनके ऊपर एक आरोप इंपॉर्टेंट जब लगा था दोस्तों, जब पूरा यूके जब लॉकडाउन में दोस्तों अंदर बंद था दोस्तों, इनके ऊपर आरोप लगे थे, इन्हें कोविड में पार्टियां करी थी अपने घर पे। तो एक कोविड पार्टी का आरोप बहुत इंपॉर्टेंट इन पे लगा था। उसके बाद से इनकी सरकार थोड़ी ढीली ढाली होने लगी थी। तो ये पूरा रोल है, अब देखते हैं इसमें आगे अक्टूबर तक डिसाइड होगा कौन बनता है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर नेशनल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में, सॉरी। तो यहाँ पर जो है मोदी जी है वो
बनारस गए थे दोस्तों, बनारस के दौरे में उन्होंने वहाँ पे एक अखिल भारतीय शिक्षा संगम करके एक जो है होस्ट करा दोस्तों यहाँ पर। और उसमें दोस्तों आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों और साथ साथ में वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वहाँ यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर है दोस्तों धामी साहब, वो भी यहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो मेनली हुआ क्या दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने सुना है दोस्तों, काफ़ी समय बाद हमारे यहाँ पे दोस्तों 30 सालों बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरत थी हमें। हम जो एजुकेशन पॉलिसी मेनली पढ़ रहे थे वो अंग्रेजों के ज़माने की चल रही थी, 10+2 जो सिस्टम था। अब इसको हमने काफ़ी अलग करा दोस्तों, और मेनली प्रायोरिटी दी दोस्तों बच्चे की सोच पे, उसके फोकस पे, उसकी स्किल पे, उसके एप्टीट्यूड पे, उसके चॉइस पे डिपेंड करके दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहला जो राज्य है दोस्तों इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है वो था कर्नाटका। अब धीरे धीरे सारे राज्य भी करेंगे। इसी दौर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश भी है। तो इसी को होस्ट करने के लिए, इसी के केसेस को चालू करेंगे, उसकी एक कमेटी बैठी थी, कॉन्फ्रेंस थी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसका इनॉग्रेशन जो है मोदी जी ने करा, और इसमें तमाम जो है 300 से ज़्यादा दोस्तों जो एकेडमिक और इंस्टीट्यूशन के लीडर थे जो कि यहाँ पे मौजूद रहे, ठीक है। और एक प्रकार का अखिल भारतीय शिक्षा संगम था दोस्तों। और मेनली तो मोदी जी का इसमें कहना है कि ये जो पॉलिसी है वो बच्चों को स्किल में प्रमोट करेगी, साथ साथ में उनकी चॉइस और उनके एप्टीट्यूड को बढ़ाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड रहेगी। तो बनारस में अब यूपी बहुत जल्दी इस पॉलिसी को लॉन्च करने वाला, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये मीटिंग। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 3 महीने पहले की बात है दोस्तों, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों चाइना के, वो यहाँ पर इंडिया पे आए हुए थे। तो हमने उस समय भी जो एलएसी की जो इशू चल रहे दोस्तों, उस पर हमने वाक्य करा था। अब हाल ही में आपने सुना था कि एलएसी पे एक सेकंड पुल वापस से जो है लद्दाख वाले रीजन पे दोस्तों, जो कि चाइना बना रहा है अपने, उस पर एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इंडिया ने मीटिंग में बात भी करी थी उनसे। अभी हुआ क्या दोस्तों, आपको मैंने G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया के पास गई है। तो बाली में दोस्तों जितने भी फॉरेन मिनिस्टर है उनकी मीटिंग होने वाली है G20 की। तो यहाँ पर एक वापस से इंटरेक्ट होगा दोस्तों आपस में, दोनों देशों के बीच में मीटिंग का, जो कि हम इशू उठा सकते हैं यहाँ पर एलएसी के, और जो हाल ही में जो हमारे उसमें विवाद चल रहा है उसको लेकर। तो मेनली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है दोस्तों और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और स्टेट काउंसिलर है दोस्तों वांग ही, वो यहाँ पे G20 फॉरेन मीटिंग में यहाँ पर बात कर सकते हैं दोस्तों एलएसी इशू से रिलेटेड। और ये पहली इंटरेक्ट होगा दोस्तों जब ऐसे समय पर जब हमने ईडी, जो हमारा ईडी है वीवो के ऊपर एक कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद जो है मोदी जी ने जो दलाई लामा को एक बर्थडे ग्रीटिंग भी दिया, उसके बाद ये खतरनाक स्थिति होगी जब कि आपस में दोनों सामने आएंगे दोस्तों। अभी चाइना का बयान भी सामने आया दोस्तों, जो वीवो है उसके ऊपर। आपको पता है वीवो के ऊपर ईडी का केसेस चल रहे दोस्तों, उसने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस रिलेटेड, क्योंकि टैक्स चोरी का कारण उसमें सामने आ रहा है कि जो हमारा जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे पैसे चोरी करके चाइना के पास ज़्यादा पैसा जा रहा था, ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे थे। उसके बाद ईडी ने इस मामले को संभाला है और ईडी अब वीवो के हैंडल कर रहा है इस केस को। मेनली तो ये समिट दोस्तों नवंबर में होने वाली है, ठीक है। और साथ साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में भी हमें बात होगी। और अगर इसके अलावा और कुछ देखें तो उसमें 16 राउंड की यहाँ पे कमांडर मीटिंग भी दोस्तों अलियर में होने वाली है, चुशलू मोला बॉर्डर पे दोस्तों, ठीक है। चुशुल मोल्डा बॉर्डर पे वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होगी। इसके अलावा इतना ही था। इसके अलावा जो लास्ट फर्स्ट पेज है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मानसून से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। आपने काफ़ी समय महसूस किया होगा दोस्तों कि हर गर्मी या फिर ठंड हो तो दिन का समय, जो हीट का समय होता है, वो हमेशा गर्मी कंटिन्यूसली बढ़ जा रही है आमतौर पर पिछले कुछ सालों से। तो ये वही रिपीट है यहाँ पे मानसून में दोस्तों। जो एवरेज हमारा जो रहता था दोस्तों, वो गर्मी जो टेम्परेचर रहता था वो समर के टेम्परेचर से भी मानसून में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। तो एवरेज टेम्परेचर जो कि सीजन का रहता था वो 0.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा मानसून के सीजन में, ऐसा सामने आ रहा है दोस्तों इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट मेनली जो दी थी दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो CSE है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट, जो कि पब्लिक ग्रुप है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई। और मेनली अगर आप इस आंकड़े को जो लिया गया है, मतलब इसका बेस ईयर जो माना गया 1951 और से लेकर 1980 तक का बीच का समय लिया है, और जो कि और कंपेयर किया 2012 से 2021 में, तो ये सामने 0.4 से 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो अगर आप देखोगे विंटर में जो आमतौर पर जो टेम्परेचर रहता था 1980 तक का, या 1951 से 1980 तक का, तो 20.34 रहता था, ठीक है, जो कि बढ़ के 21.2 हो गया, ठीक है। अगर वो प्री मानसून की स्थिति देखोगे, जब भी आपको देखोगे तो टेम्परेचर जो रहता था वो 27 कुछ रहता था, बढ़ के 27.97 हो गया। और मानसून में भी दोस्तों ये टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली रिपोर्ट सामने आ रही है। गर्मी काफ़ी दिन में जो गर्मी पड़ रही है काफ़ी बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू पुराने जो समय में आप देखते थे। तो आगे बढ़े हम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक और दोस्तों, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि म्यांमार में क्या चल रहा है दोस्तों अभी स्थिति में। अभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ बहुत कम सुनते होंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होगा। तो अभी जो म्यांमार में हुआ है, आपको मालूम मिलिट्री कूप हुआ है, आंग सान सूकी की सरकार वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सेना तख्ता पलट होकर सैन्य शासन चल रहा है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल आदिवासी लोग हैं या फिर वहाँ पे जो इंसर्जी करने वाले जो ग्रुप्स है वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं बॉर्डर रीजन पे। अगर आप मणिपुर और नागालैंड की तरफ देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर जो मणिपुर है वहाँ पर काफ़ी सारे तमिल जो कि रहते थे, उनमें से 2 तमिल जो कि अपनी पार्टी, मतलब फ्रेंड की पार्टी के लिए दोस्तों बॉर्डर आमतौर पे होता क्या, मणिपुर और बीच में जो बॉर्डर है हमारे म्यांमार और इंडिया के बीच में, वो ओपन बॉर्डर है, मतलब आप इजीली मतलब इसमें फ्रीली मूव कर सकते हो। 16-17 मिनट जो किलोमीटर का एरिया उसमें। यहाँ पे 2 लोग थे, एम अयरन और एक थे पी मोहंग करके दोस्तों। ये तमिल मणिपुरी है दोस्तों, मतलब मणिपुर में रहने वाले तमिल लोग हैं। ये वहाँ पर अपने दोस्त की पार्टी के लिए गए थे, वहाँ पर इनकी हत्या हो गई दोस्तों। अभी फिलहाल में इनकी बॉडी मिली नहीं है, वहाँ म्यांमार में ही स्थित है इनकी बॉडी, लेकिन अभी इनके लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मेनली है क्या वहाँ पे तमिल लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट में आप सोच रहे होंगे तमिल लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। जो बर्मा है आज, जब अंग्रेजों के समय का जो बर्मा है जो आज म्यांमार कहलाता है, वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पर ब्रिटिश लोगों का राज चलता था, तो उस समय हुआ करता। तो काफ़ी सारे तमिल लोग हैं ना, वो अपने बिजनेस और रोजगार के लिए दोस्तों म्यांमार सेटल हो गए थे। तकरीबन काफ़ी सारे जो म्यांमारी लोग हैं ब्रिटिश के समय, अंग्रेजों के समय वहाँ पर सेटल हो गए थे। काफ़ी सारे लोगों को ब्रिटेन द्वारा भी ले जाए, तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा भी ले आएगा। तो आप देखोगे ये जो रीजन है मेनली, इस जो आपको मणिपुर का रीजन है उसके आसपास के गाँव में आपको काफ़ी तमिल लोग मिल जाएंगे, तकरीबन 3000 तमिल लोग मिल जाएंगे।
तो काफ़ी सारा जो इनका एक्सपांसन वहाँ पर हुआ 19वीं सेंचुरी समथिंग। अब हुआ क्या, जब 1940 के समथिंग, या जब 1947 के समय, जब 1949 के समय जब म्यांमार अलग हुआ दोस्तों इंडिया से, तो काफ़ी सारे तमिल लोग तो वापस आ गए। कुछ तमिल लोग जो है वहीं शेल्टर में रहने लगे, ठीक है। तो बहुत सारे तमिल तो वापस इंडिया में आ गए। तो बहुत सारे तमिलों ने वहाँ पे सोचा कि अब इनका जो मेनली रोजगार है, मतलब वहाँ पे तमिल में, मतलब म्यांमार में चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा। तो बहुत सारे तमिल वापस से मणिपुर के रास्ते तमिल में गए, मतलब जो म्यांमार की तरफ बसने लगे और वहीं रहे। तो ये मतलब क्रोनोलॉजी थी कि उनके यहाँ पे बसने की, वहाँ पर भी तमिल लोग रहने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मालूम है, जो नॉर्थ ईस्ट वो अपने कल्चर की तरफ बहुत ही मतलब एक्टिव है, और जो है इजीली किसी दूसरे जो है नक्सल या नस्ल को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी में भी इनके जो है हत्या होती रही। तो अगर आप देखोगे तो 1948 में दोस्तों बहुत सारे जो कि तमिल लोग वहाँ पे बसे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेनली इनका काम क्या था दोस्तों, तो ये मेनली बिजनेस करने का जो काम होता था, वो मेनली काम तमिल लोग करते थे वहाँ पर, ठीक है। दुकान चलाना या फिर व्यापार करना, यही काम उनका होता था मेनली। ये ज़्यादातर जो योंगन रीजन है जो वहाँ पर बर्मा का, वहाँ पर बसे, और मणिपुर के जो आसपास के बॉर्डर वाले जो गाँव है वहाँ पे बसे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये अभी की स्थिति क्या है दोस्तों, तो इसके अलावा 1940s के समय भी जो बहुत सारे जो बर्मन तमिल थे वो मणिपुर में बसने लगे, क्योंकि 1940s में जापान ने वहाँ पे अटैक करा और जापान ने जो है बर्मा को कब्जा कर लिया, और काफ़ी सारे जो मणिपुर तमिल थे वहाँ मणिपुर में बसने लगे। तो मेनली जो गाँव है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों मोहर गाँव, जो कि बॉर्डर गाँव है। वहाँ पर काफ़ी सारे तमिल्स भी रहते हैं, 3000 तमिल्स। तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है दोस्तों कि काफ़ी बार उनके ऊपर अत्याचार हुए। सबसे खतरनाक स्थिति कब हुई थी, तो 1992 में जो कुकी ट्राइबल्स थी ना, वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने लगभग तमिल बिजनेस वालों पे सबसे हाईएस्ट टैक्स लगाया, और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वो डेथ भी हो जाती थी आपकी, ठीक है। तो कुकी कम्युनिटी मेनली इस रीजन में जो मेजोरिटी में आप मणिपुर और नागालैंड में देखोगे तो कुकी कम्युनिटी है। सेकंड में दोस्तों जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है उसका नाम है जो है तमिल कम्युनिटी, ठीक है, 3000 कम सिंह जो कि सबसे लोएस्ट है। तो ये रीज़न बहुत हाईली अफेक्टेड रीज़न है दोस्तों तमिल लोगों के लिए, और तमिल लोग यहाँ पे हत्या होती रहती है। तो ये भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट वाक्य रहा है इस समय का और इंसर्जेंसी में। तो मतलब मेनली जब से म्यांमार में सैनिक सत्ता पलट हुआ है, तो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है वो एक्टिव हो चुके हैं इस रीजन में। अब देखते हैं सरकार क्या इसमें फैसला करती है, क्या रोल करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, ये है जो है प्रगति मैदान का जो इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो वो है, उसके बारे में बता रखा है। तो प्रगति मैदान दिल्ली में दोस्तों सेवंथ इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो जो कि स्टार्ट हुआ है, 2 दिन का है। इसमें काफ़ी सारे हाईली इक्विपमेंट यहाँ पर इंडियन दिल्ली पुलिस और मतलब पुलिस के दिखाए गए हैं यहाँ पर, जो कि आगे जाके इंडिया दिल्ली पुलिस यूज़ भी करेगी इसको, मॉडर्न व्हीकल्स, ई पेट्रोलिंग व्हीकल्स, काफ़ी चीज़ इसमें बताई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी ये अभी नाम में भी रहा है दोस्तों। आपने सुना होगा गुजरात ने इसका नाम चेंज करा था, कमलम नाम रखा था इसका, और ये गुजरात और आई थिंक हरियाणा या महाराष्ट्र का ये राष्ट्रीय फल है दोस्तों, स्टेट फूल है आप बोले तो ये एक इंपॉर्टेंट अभी नाम है दोस्तों। अभी केंद्र सरकार और गुजरात और हरियाणा मेनली ये तीनों मिलकर दोस्तों इसकी जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। 3000 हेक्टेयर से इसको 5 सालों में जो है 50,000 हेक्टेयर तक करने की कोशिश करें। अगर अभी फिलहाल में आप ड्रैगन फ्रूट लेना चाहोगे दोस्तों, तो ये इतना इंपॉर्टेंट फ्रूट है कि इसकी जो कीमत है 400 रुपये पर किलो आपको मिलेगा लोकल मार्केट में। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको 100 रुपीज़ पे लाना चाहती है ऐसा करके दोस्तों। तो मेनली ये बहुत इफेक्टिव ग्लोबली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस फल की, ड्रैगन फ्रूट की। अगर आप जाओगे तो सऊदी अरब इस तरफ आपको इसकी मांग रहती है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो है उत्पादन बहुत कम है, 3000 हेक्टेयर ही में उगता है दोस्तों। तो इसकी उत्पादन कुछ 50,000 हेक्टेयर तक बढ़ाना है दोस्तों कल्टीवेशन को इसको। तो इसलिए गुजरात सरकार और हरियाणा सरकार और सेंटर ने इसको प्रमोट करने के लिए कोशिश करी है। तो इंपॉर्टेंट बहुत जो है दोस्तों, तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है दोस्तों। साथ साथ में डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। साथ साथ में इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक की मात्रा भी अच्छी होती है, और काफ़ी न्यूट्रिशियस पौधा है दोस्तों, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो आपसे पूछ सकते हैं। और हाल ही में भी करंट अफेयर में क्यों रहा था, तो गुजरात ने इसका नाम कमलम रखा है, वहाँ पे लोकल लोग इसको कमलम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ क्यों अभी हाल ही में खबरों में आया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है 300 मिलियन जो है लोन देने की घोषणा करी, लेकिन अभी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन अभी चेकिंग होगी। तो मेनली